एक वैज्ञानिक ने एजोबैक्टर के निलंबन में क्लोरोफॉर्म को संशोधित किया। इस पर प्रिज्म के माध्यम से बंटे हुए प्रकाश को डाला। उन्होंने अवलोकन किया कि जीवाणु मुख्य इकट्ठा होते हैं नीले, आपके पास बैंगनी व हरे प्रकाश वाले क्षेत्र में, इंडिगो एवं हरे प्रकाश वाले क्षेत्र में, नारंगी पीले प्रकाश वाले क्षेत्र में, नीले लाल प्रकाश वाले क्षेत्र में। उन्होंने कहा नीले और लाल प्रकाश वाले क्षेत्र में देखा, वहाँ पर बैक्टीरिया ऑक्सी रेस्पिरेशन करने वाले जो बैक्टीरिया थे वो वहाँ पर नीले तथा लाल प्रकाश वाले क्षेत्र में बहुत अधिक थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन फोटो सिस्टम सेकंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट जो सेकंड है ये सेकंड है तो उसका 780 नैनोमीटर हो जाएगा। लेकिन फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है उसका 700 नैनोमीटर हो जाएगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट का, फोटो सिस्टम फर्स्ट पीएच फर्स्ट मतलब कि 700 नैनोमीटर, एक का मतलब अपोजिट हो गया, एक मतलब बड़ा होना चाहिए उसके लिए 700 नैनोमीटर होना चाहिए। और फोटो सिस्टम सेकंड मतलब कि 780 मतलब छोटा 780 नैनोमीटर होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा समायोजन रासायनिक प्रासरण के लिए आवश्यक होता है? मतलब कि रासायनिक प्रासरण मतलब कि वहाँ पर एटीपी उत्पन्न करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? तो रोसो कीमोस्मोटिक थ्योरी से क्वेश्चन है ये। और झिल्ली, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन प्रवणता, एटीपी सिंथेज, ये आपके पास होना जरूरी होता है। जिसके थैलाकोइड की झिल्ली हो जाएगी, थैलाकोइड की झिल्ली के ऊपर प्रोटॉन पंप होगा और वहाँ पर थैलाकोइड की झिल्ली के अंदर प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होगी। और जब प्रोटॉन प्रवणता को भंग किया जाएगा तो 2s पॉजिटिव जो एटीपी सिंथेज की सहायता से होकर के गुजरेंगे, तो उस टाइम वह जो होगा एक एटीपी बनेगा। 2s पॉजिटिव जब गुजरेंगे तो वहाँ पर एक एटीपी बनेगी और एटीपी सिंथेज आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एटीपी और NADPH प्लस एस पॉजिटिव दोनों का एक गैर सक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है। पीटिका लेमिला में केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है और NADPH रेडिक्टेज का अभाव होता है। एकदम सही बात है। इसका NADPH फोटोसिस्टम फर्स्ट ही होता है, NADPH रेडिक्स का अभाव होता है। ग्राना लेमिला में फोटोसिस्टम फर्स्ट फोटोसिस्टम दोनों होते हैं। एकदम सही बात है, ये दोनों उपस्थित होते हैं। सक्रिय फॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम दोनों शामिल होते हैं, गलत है। सक्रिय फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट ही शामिल होता है जहां पर फोटोसिस्टम सेकंड का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन आपके नीट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 4 राइट होना चाहिए। गैर सक्रिय फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन में जब फोटोसिस्टम सेकंड पर अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तब इलेक्ट्रॉन को कौन प्रतिस्थापित करता है? तो मतलब कि जब फोटोसिस्टम सेकंड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स के माध्यम से जाता है और जा करके आपके पास फोटोसिस्टम फर्स्ट को दे दिया जाता है। ठीक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट को वो दे दिया जाता है। लेकिन फोटोसिस्टम जो सेकंड होता है उसको इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति करता है वो आपके पास पानी होता है। 2s2 इक्वल टू 4s पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आपके पास प्रकाश संश्लेषण का जो शुद्ध प्रोडक्ट होता है वह ऑक्सीजन होता है और वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोसिस्टम सेकंड को दे देता है, पानी जो होता है बेसिकली। और वो एस पॉजिटिव वो थैलाकोइड की जो झिल्ली होती है ना ल्यूमन, उसके अंदर इकट्ठा हो जाने का काम करता रहता है और प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करेगा। हम बात करते हैं यहाँ पर प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के लिए प्लास्टोक्विनिन कहाँ से सुगम बनाता है? फोटोसिस्टम सेकंड से साइटोक्रोम B6F समीकरण में बनाता है। हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या आपके पास थैलाकोइड की अवकाशिका झिल्लिका के अंदर अधिकतम होती हैं। उसकी थैलाकोइड की झिल्लिका के अविकसिका में अधिक उसकी प्रोटॉन प्रवणता देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 और 6 के अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है। आपके पास नीचे ये अजर्सन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 8वां क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक तथा कथन और दूसरा कारण है। निश्चयात्मक कथन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को आपने पढ़ा ही होगा। और कारण है, पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन के लिए होता है और दूसरा एटीपी का उपयोग फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। विपरीत कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए में से कौन सा सही है? तो मतलब कि हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। एकदम सही बात है, 2 चरणों में होता है। दूसरा पहला जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन करने के लिए होता है और फिर दूसरा जो होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में परिवर्तन करने के लिए होता है, डाइफॉस्फेट में परिवर्तन करने के लिए होता है। तो यस, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही से व्याख्या भी कर रहा। ऑप्शन नंबर 9, केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी एनएडीपीएस की आवश्यकता होती है? तो हमारे पास होती हैं 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएस2 की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, उसके ज़रूरत होती हैं आपके पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए। और आज का आपका क्वेश्चन ये है कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कितने एटीपी और कितना एनएडीपीएस की ज़रूरत पड़ेगी? ये आपका क्वेश्चन होगा। कमेंट जरूर करना।